नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग। जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस, क्या है वजह आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा राहुल गांधी का, बोले चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके यहाँ ईडी रेड की हो रही है तैयारी। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही है साजिश। संजय राउत ने भी कर दिया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार का आरक्षण की बढ़ी सीमा 9वीं अनुसूची में हो शामिल। तेजस्वी यादव बोले कि अगर बीजेपी बात नहीं मानती तो नीतीश जी सरकार गिरा दीजिए। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि प्राकृतिक आपदा को लेकर खड़गे की केंद्र से अपील, अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि देने की कर दी मांग। दोस्तों, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग, जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 187 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में यह मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्र में लिखा कि 31 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य जांच की गई है। 2 अगस्त 2024 को द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट भी शामिल है। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे में ये स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अच्छी तरह से सबको जानकारी है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना जाता है, और इन परिस्थितियों में हम मांग करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी और उन्होंने इस हादसे के लिए केरल सरकार को जिम्मेदार बताया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को इसका अलर्ट जारी किया था, लेकिन केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके यहाँ ईडी रेड की हो रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि चक्रव्यूह भाषण के बाद उनके यहाँ ईडी की छापेमारी की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था और उसमें लिखा कि जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। नेता प्रतिपक्ष ने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो चक्रव्यूह बनाया है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिससे आप सब डरते हैं। इंडिया इस सदन में गारंटीकृत कानूनी एमएसपी पारित करेगा और इसी सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह बताते हुए कहा कि ये एक उल्टे कमल की तरह होता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और वो भी लोटस की शेप का है, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही है साजिश। संजय राउत ने भी कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने सरकार को
आईना दिखाने का काम किया है, इसीलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम तैयार हैं। भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया हो, लेकिन इनको लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में बन रही है। संजय राउत यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, उसके बाद हम पर हमला हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और भारत आघाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अब भी गैंगस्टरों की मदद से हमला किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण की बढ़ी सीमा 9वीं अनुसूची में शामिल हो, तेजस्वी यादव बोले अगर बीजेपी बात नहीं मानती तो नीतीश जी सरकार गिरा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है। आरजेडी नेता ने कहा कि मनोज झा ने संसद में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर प्रश्न पूछा था, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया कि 9वीं अनुसूची में डालने का अधिकार राज्य सरकार को है। आगे तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने देश में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाई और 65% आरक्षण व्यवस्था लागू की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने आदमियों को कोर्ट में खड़ा कराकर इसे रोकने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले कहा था कि अगर आरक्षण को अनुसूचित 9 में नहीं डाला जाएगा तो हम धरना देंगे। ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने की मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र बिहार में एनडीए की सरकार है और वो नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसे अनुसूची 9 में डालें। हम सुप्रीम कोर्ट के जवाब का इंतजार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में डालने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और इनकी नीयत नहीं है कि इसे शेड्यूल 9 में किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा को लेकर खड़गे की केंद्र से अपील, अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि देने की मांग की। दोस्तों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से एक मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्यों को तुरंत अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि प्रदान करनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने को भी अपील की है। उन्होंने ये टिप्पणी उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई नुकसान पर शोक व्यक्त करने के बाद की। खड़गे ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया और कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने, बेहद भारी वर्षा व भूस्खलन से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोग लापता हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। पीड़ितों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हमें भरोसा है कि सेना जो बचाव का कार्य कर रही है उससे लोगों को सुरक्षा व राहत मिलती। सरकार एवं प्रशासन से आग्रह है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और पीड़ितों की मुआवजा सहित मदद करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी हटाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी को जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस कर को वापस लेने का अनुरोध किया। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को इसे वापस लेने की मांग सोशल मीडिया के जरिए की थी। बनर्जी ने अपने पत्र में जीवन और स्वास्थ्य बीमा का महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि बीमा बीमारी, दुर्घटनाओं और आकस्मिक मृत्यु जैसी आपात स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। और उन्होंने जीएसटी के लागू होने और आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80D के तहत कटौतियों को हटाए जाने पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। बनर्जी ने तर्क दिया कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी बढ़ने से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम लोगों को बीमा कवरेज खरीदने या बनाए रखने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे वो वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशील हो जाएं। और बनर्जी ने सीतारमण से कथित जनविरोधी कर नीतियों की समीक्षा और वापसी का अनुरोध किया। बनर्जी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग
न्यूज़ की तरफ, आप बाहर जाइए, आपको देख लूँगा। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हनुमान बेनीवाल से की बहस और क्या आरोप लगाया, आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच संसद में गुरुवार को चर्चा के दौरान जोरदार बहस हुई। हनुमान बेनीवाल कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजस्थान से जुड़ी रेल संबंधी मांगों के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि उनके साथ रेल मंत्री ने बदतमीजी कर दी और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी तरफ इशारा करके कहा कि आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा। बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर ट्रेन दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का आरोप लगाया और कहा कि मंत्री बनने के बाद से रेल मंत्रालय के कामकाज में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जब से रेल मंत्रालय इनके हाथ में आया है, लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जब रेल की बात आती है तो यात्री के जहन में आता था सुरक्षा और भरोसे का दूसरा नाम, लेकिन लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं और रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण पर नीतीश कुमार की बड़ी टेंशन। भड़के तेजस्वी यादव ने कहा अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा में मनोज झा ने 9वीं अनुसूची को लेकर जो सवाल संसद में किया था उसका जवाब आया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाकर पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया और इसे 65% किया गया। ईडब्ल्यूएस का 10% पहले की तरह रखा गया और हम लोगों को आशंका थी कि बीजेपी अड़ंगा लगाएगी। हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के बढ़े आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। कोर्ट जाने की आशंका भी थी, इसीलिए 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही थी। सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भरोसा नहीं है कि किस तरह से ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। बिहार व केंद्र सरकार नहीं चाहती कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कश्मीरी सांसदों ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बजट सत्र पर चर्चा के दौरान लोकसभा में आगा सैयद मेहदी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सदन में कहा है कि 11 अगस्त को होने वाले नीट के एग्जाम के लिए राज्य से बाहर सेंटर रखे गए। ये सेंटर 1000 से 2000 किलोमीटर दूर रखे गए हैं और ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए उन जगहों पर जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए एग्जाम सेंटर स्टूडेंट्स के होम स्टेट में ही रखे जाएं। सांसद आगा सैयद मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एकेडमिक ईयर जानबूझकर बदल दिया गया है। हमारे यहाँ पहले विंटर वेकेशन होता था, उसे बदलकर समर वेकेशन कर दिया गया है। इससे बच्चों पर बोझ पड़ रहा है। केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के एकेडमिक ईयर को वहाँ के मौसम के हिसाब से ही रखा जाए ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स इस हिसाब से ढल सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा घर उजाड़ कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा, बोले बीजेपी जनता को बेघर कर देगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा है कि नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है तब से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लोगों के पास 2 जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसा नहीं है। बसे बसाए घर उजाड़कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा? क्या भूमाफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अगर भाजपा को लगता है कि उनका ये फैसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में है। सपा की यही मांग है कि अमानवीय नजूल जमीन बिल हमेशा के लिए वापस हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भूस्खलन पीड़ितों की मदद को आगे आए राहुल गांधी, वायनाड में कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को वादा किया कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनवाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कल से ही यहाँ हूँ। कल हम घटनास्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन पंचायत के साथ बैठक हुई और उन्होंने हमें संभावित हताहतों की संख्या
क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ हर संभव मदद करने के लिए है। कांग्रेस परिवार यहाँ 100 से ज्यादा घर बनाने का वादा करना चाहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजभवन के नोटिस पर भड़के सिद्धारमैया, कहा केंद्र की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं राज्यपाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार और भाजपा जेडीएस द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। ये नोटिस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट वितरण के कथित अनियमितताओं से संबंधित है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने एमयूडीए घोटाला में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका वहां नहीं है, मेरी भूमिका कहां है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली तक पहुंचा मध्य प्रदेश मूंग खरीदी का मुद्दा, दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा से की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता किसानों के मूंग खरीदी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा उठाया। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है और इस साल मध्य प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ करके अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रखी गई थी। विगत वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शुक्र है आपने पानी का चालान नहीं काटा, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, सीबीआई को सौंपी कोचिंग हादसे की जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की डूबने से मौत के मामले की जांच शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने आपराधिक मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी को एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। अदालत ने दिल्ली पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने वाहन चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया, गनीमत है आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। वाहन चालक मनोज कथुरिया पर आरोप है कि वो 27 जुलाई को अपना वाहन लेकर जलमग्न सड़क से गुजरे थे और पानी 3 मंजिला इमारत के गेट से टकराया। पानी के इमारत से टकराने के कारण उस इमारत का गेट टूट गया जहां कोचिंग सेंटर स्थित था और इससे इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया और इसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। अदालत ने छात्रों के डूबने की घटना के लिए पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि ये समझ पाने में असमर्थ है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। पीठ ने सवाल किया कि एमसीडी अधिकारियों ने छात्र में बरसाती नालों के ठीक ढंग से काम नहीं करने के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया। पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है और ये एक सामान्य बात हो गई है। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक ढांचे पर पुनर्विचार का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीआरपी गेम जोन, अग्निकांड और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत खड़गे इसमें होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुए अग्निकांड को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है और इस घटना में गेम जोन के अधिकारियों और मालिकों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन राजकोट नगर निगम के भाजपा नेताओं और आईएएस आईपीएस अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। इसी के चलते कांग्रेस ने 9 अगस्त से अहमदाबाद और गांधीनगर होते हुए मोरबी से राजकोट तक 300 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। दरअसल न्याय यात्रा पैदल यात्रा के रूप में होगी और खास बात यह है कि इस न्याय यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को भी गुजरात कांग्रेस ने आमंत्रित किया है। पूरी संभावना है कि वो भी अलग अलग दिनों में यात्रा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।